हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज संडे सीजन रिकैप की इस वीडियो में टटर ट्रैच की सीजन 1 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीजन 1 की कहानी की शुरुआत येलोस्टोन के सीजन 5 के फिनाले के कुछ महीनों बाद शुरू होती है, जहां पर बेथ और केसी अपने पिता के मौत के बाद पैराडाइज वैली के रेंज को नेटिव इंडियंस को बेचकर अपनी अपनी जिंदगी में जहां आगे बढ़ चुके हैं, वहीं हम इस सीरीज में बेथ, रिप और गोद लिए हुए बेटे कार्टर की कहानी से रूबरू होने वाले हैं। पैराडाइज वैली को छोड़ने के बाद बेथ और रिप जहां मोंटाना के डिलन में एक छोटी सी जगह खरीद कर अपने सपने को जहां पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उन्हें यहाँ पे रहते हुए लगभग 1 साल बीत चुके हैं, जहाँ पर हम अभी भी रिप को येलोस्टोन का ब्रांड यूज करते हुए देखते हैं, जो हमें बताने की कोशिश करता है कि रिप अभी भी येलोस्टोन की लेगेसी से या जॉन डटन की लेगेसी से अपने आप को दूर नहीं कर पाया है। वहीं बेथ की बात करें तो बेथ अपनी बची हुई जिंदगी खुले आसमान के नीचे घोड़े की सवारी करते हुए रिप के बाहों में बिताना चाहती है, लेकिन कभी कभी जब हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारी किस्मत को मंजूर नहीं होता है, या हमारी किस्मत एक अलग रास्ता चुनती है। शायद इसी वजह से जब एक दिन उनकी आंख खुलती है तो वहाँ के पूरे इलाके में जहाँ आग फैल गई होती है, वहीं उनका पूरा रेंज भी आग की जद में आ गया होता है, जिसकी वजह से रिप जहाँ बेथ को कार्टर को घर से पिकअप करके निकलने को बोलता है, वहीं वो खुद मवेशियों को आग से दूर करने के लिए जाता है। तो बेथ जहाँ अपने घर पे पहुंचकर कार्टर को जहाँ नींद से जगाकर निकलने की तैयारी करने को बोलती है, वहीं बेथ निकलने से पहले जहाँ अपने ग्रैंड मदर की चाकू लेती है, जो कि उनके इतिहास की निशानी है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ रिप बचे हुए जानवर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आग इतनी ज्यादा भीषण हो चुकी होती है कि वो सिर्फ एक बछड़े को बचा पाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रिप के न आने की वजह से बेथ का पेशेंट जवाब दे जाता है तो वो कार्टर को जहाँ वहीं पे छोड़कर उसे खोजने के लिए निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद बेथ का सामना जब रिप से होता है तो उसकी हालत जहाँ लगभग खराब हो चुकी होती है, वहीं बेथ उसे संभालते हुए समझाती है कि कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे। मुझे माफ कर दो। लेकिन 8 दिन बीतने के बाद भी जब उन्हें यहाँ पर कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है तो वो लोग जहाँ दूसरी जगह पे मूव करने का फैसला करके रियो पोलामा में एडवर्ड के रेंज को खरीदने का फैसला करते हैं। साथ ही इसी के साथ एग्नस हर्ट के 175 हेड्स को भी अपनी रेंज में खरीद कर शामिल करते हैं, जिसको एडवर्ड की पत्नी जेनी ओन करती है। वहीं डील के दौरान जेनी जब बेथ को समझाती है कि वो ये जमीन या रेंज किसी ऐसे इंसान को बेचना चाहती थी जो कि इसकी असली कीमत को समझे और अपनी आत्मा से भी ज्यादा इसकी रक्षा करे। तो बेथ जहाँ जेनी से वादा करती है, वहीं एक बार फिर तीनों मिलकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस शहर का सबसे बड़ा रेंज 10 पेटल्स है, जिसको ब्यूलो जैक्सन ओन करती है। वहीं उसके परिवार में उसका गोद लिया हुआ बेटा वाकी, जो कि उसके फाइनेंशियल काम को देखता है। वहीं ब्यूलो का असली बेटा रॉब विल नशेड़ी होने के साथ साथ पूरी तरह से एक सन की इंसान है। साथ ही 10 पेटल्स का फोरमैन या काउबॉयज का लीडर है, लेकिन जब एक दिन उसे पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाला वेस रेंच में गायब हुए पैसों के बारे में छानबीन कर रहा है, जो पैसे उसने ड्रग में उड़ाए हैं, तो वो वेस को आधी रात को उठाकर उसे ये बताकर ले जाता है कि एक जानवर की डिलीवरी होने वाली है। लेकिन जब वो चेट और वेस के साथ वहाँ पे पहुँचता है तो ना ही वहाँ पे किसी जानवर की डिलीवरी होने वाली होती है, ना ही रॉब उसे पूछताछ करते हुए अपने आप पे कंट्रोल रख पाता है। फिर सुबह होने पर जब म्यूला को पता चलता है कि रॉब रात भर से घर नहीं लौटा है तो वो जहाँ रॉब की हरकतों की वजह से या उसके पागलपन की वजह से परेशान होने लगती है। वहीं वॉकी के पास पहुंचकर जब उसके बारे में जानने की कोशिश करती है तो उसे भी उसके बारे में नहीं मालूम होता है। इसी वजह से वो जहाँ उसे उसको जल्द से जल्द जहाँ ढूंढने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ रिप बेथ को गुड बाय करके अजूर के साथ जहाँ जानवरों के लिए चारा खरीदता है, फिर पेट्रोल पंप पे रुककर
वक्त जब पेट्रोल पर रहे होते हैं तो कुछ सामान खरीदते वक्त अजूर का जहाँ सामना रॉब से हो जाता है, वहीं रॉब टेंट पेट्रोल में काम न करने की वजह से जब उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो अजूर जहाँ उसका कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन जब पारा आने के बाद भी रॉब अपनी आदतों से बाज नहीं आता है तो तुझे क्या मैं हिजड़ा दिखाई देता हूँ? हाँ, डरा रहा है मुझे? फिर रिप से भिड़ने की कोशिश करता है तो चेट जहाँ बीच में आकर मामले को कंट्रोल करते हुए जहाँ उनसे माफी मांगता है, वहीं रॉब इस बात से खुश न होते हुए चेट को यहीं पे छोड़कर निकल जाता है। निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो। वहीं दूसरी तरफ जब वे टेंट पेट्रोल के ऑफिस पहुंचकर स्लॉटर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करती है तो ब्यूला की सेक्रेटरी उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो लोग इतने कम जानवर का अपॉइंटमेंट बुक नहीं करते हैं। साथ ही उसकी मनचाही डेट पर सारी अपॉइंटमेंट बुक होती है, जिसकी वजह से बेथ जब उसे समझाने की कोशिश करती है तो ब्यूला वहाँ पे आकर उससे जान पहचान करती है। वहीं बेथ जब उसे समझाने की कोशिश करती है कि आज 6 हैं, कल 50 होंगे और फिर 150 नंबर बढ़ता जाएगा। ब्यूला जहाँ उससे इम्प्रेस होते हुए उसे जहाँ मंडे का टाइम देती है, वहीं बेथ जब उसे पैसों के बारे में पूछती है तो ब्यूला उसे बताती है कि उसे उसके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जब तक वो उसके स्लॉटर हाउस का यूज करती रहेगी वो उसके मुनाफे में हिस्सा लेगी। क्या कहा आपने? मुझसे मुनाफा कमाएंगी? जब तक तुम 150 तक नहीं पहुंचती यही नियम हो। वेल, इसे साधारण शब्दों में कहते हैं एक्सटॉर्शन। जिसकी वजह से उनकी जहाँ डील नहीं हो पाती है। शायद मैं उन्हें खुद ही काट लूं। कौन जाने तुम्हें इसमें मजा आ जाए। हाँ, क्यों नहीं आएगा। वहीं बेथ एक बियर बार में जाकर जब अपने गुस्से को ठंडा कर रही होती है तो उसकी मुलाकात एब्रेट मिकीनी यहाँ के एक जानवरों के डॉक्टर से होती है, जो कि एक नेवी सील रह चुका है। फिर उसे गुड बाय करके जब वो अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है तो एक घोड़े के घायल होने की वजह से जहाँ पूरा का पूरा रास्ता बंद होता है। लेकिन जब बेथ को एहसास होता है कि पुलिस के लोग उसके दर्द को कम नहीं करेंगे, बेथ उसको तड़पता हुआ देखकर अपनी गन को उठाकर जब वहाँ पे पहुँचती है तो उसे एहसास होता है कि उसे बचाया जा सकता है। इसी वजह से एब्रेट जब कुछ देर में वहाँ पे आता है तो बेथ जहाँ उसे रोकते हुए अपना फर्ज याद दिलाकर जहाँ उसे बचाने को बोलती है। ठीक है। वहीं इसी बीच जब कार्टर स्कूल में पहुंचता है तो उसका पहला दिन कुछ खास नहीं जाता है। साथ ही जब वो कैसी को स्कूल खत्म होने के बाद रोडियो देखने के लिए बोलता है तो वो और उसकी सहेलियां जहाँ उसका मजाक उड़ाते हैं, पर स्कूल खत्म होने के बाद कैसी उसके पास आकर उससे वादा करती है कि वो रोडियो देखने के लिए वहाँ पे जरूर आएगी। तो कार्टर जहाँ रोडियो शुरू होने पर उसका जहाँ वेलकम करता है। वहीं कार्टर से बियर मंगाने के बाद कार्टर को एहसास होता है कि उन्होंने बस उसके साथ दोस्ती बियर पाने के लिए की थी, जिसकी वजह से जब मायूस होकर कार्टर लौट रहा होता है तो उसकी नजर जहाँ हॉयट और रियाना के ऊपर पड़ती है। जहाँ हॉयट और रियाना से जब बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो कार्टर जहाँ उसे बचाने के चक्कर में अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो जहाँ जेल में पहुंच जाता है। वहीं शेरिफ वेड और रियाना की सफाई देने की वजह से उसे वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। मैं ओरियाना हूँ। वहीं दूसरी तरफ बेथ की दरियादिली की वजह से एब्रेट जहाँ घोड़े को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एब्रेट उसे बताता है कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगेगा। वहीं इधर जब चेट की मुलाकात वॉकिंग से होती है तो वॉकिंग जहाँ उससे बातचीत करते हुए रॉब के कांड के बारे में जान जाता है, पर चेट को कोई अंदाजा नहीं होता है कि उसने बेस की लाश को कहाँ पे गाड़ा था। वहीं दूसरी तरफ जब रॉब अपनी माँ से मिलता है तो उनकी पूछने पर वो उसे बता देता है कि उसे जहाँ एक गलती हो चुकी है, लेकिन प्यूना उसकी कहानी को सुनने के बजाय उसे अपने भाई से मिलने को बोलती है। वहीं वॉकिन जब अगली सुबह अपनी माँ से मिलता है तो वो जहाँ सारे कांड के बारे में बताकर रॉब को जहाँ कुछ दिनों के लिए दूर भेजने को बोलता है तो ब्यूला जहाँ उसकी बात को मान जाती है। वहीं वो उसे ये सलाह देकर चला जाता है कि उन्हें अब अपना नया फोरमैन ढूंढना पड़ेगा। वहीं इधर जब रिप अपने खेतों में टहल रहा होता है तो चोरों के इकट्ठा होने की वजह से उसे जहाँ बेस की लाश मिल जाती है।
फिर कुछ देर बाद जब बेथ और रिप ऑक्शन हाउस में पहुंचकर एक भैंसी के ऊपर बोली लगाने लगते हैं तो उनको जहां ब्यूला का सामना करना पड़ता है, लेकिन बेथ के ज्यादा दाम लगाने की वजह से बेथ जहां ऑक्शन को जीत जाती है। वहीं इधर जब पॉकी अपने भाई के साथ बेथ को दफनाने की जगह पे पहुंचता है तो दोनों की बातचीत से पता चलता है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। पर जब पॉकी की नजर उस जगह पे पड़ती है तो बेथ की लाश जहाँ गायब होती है, वहीं हमें अंदाजा हो जाता है कि रिप ने उस बॉडी को कहीं पर छुपाया है। वो हरामजादा यही था। सुबह निकल जाना। वहीं दूसरी तरफ हम अगले दिन देखते हैं कि बेस और रॉफ के गायब होने की वजह से रेंच में काम करने वाले लोग जब सवाल उठाने लगते हैं तो ऑस्टिन और चैट जैसे ही भिड़ने वाले होते हैं कि वॉकिंग के वहाँ पे आ जाने की वजह से जहाँ मामला शांत हो जाता है। वहीं जब चैट वॉकिंग के कहने पर ब्यूला से मिलता है तो ब्यूला जहाँ उसे अपने विरासत के बारे में समझाकर उसे जहाँ अपना अगला फोरमैन चुनती है, साथ ही बेस के बारे में नाम मुंह खोलने को कहकर उसे वार्निंग देती है कि जितना उसका बेटा उस कत्ल में शामिल था उतना वो भी वहाँ पे चुपचाप रहकर उसके जुर्म का भागी है। वहीं दूसरी तरफ जब बेस के फाइव अपने बच्चे के साथ अपने पति को ढूंढने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो वॉकिंग उससे बातचीत करते हुए जब ये बताता है कि वो लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी के साथ चक्कर होने की वजह से शायद वो उसके साथ चला गया है। लेकिन विटी उसकी किसी भी बात पे भरोसा न करते हुए वहाँ से जहाँ चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद जब चैट आकर सभी के साथ काम करने लगता है तो ऑस्टिन के फिर से पूछने पर या बेस की वजह से गुस्सा करने पर जब उसकी किसी से भिड़ंत हो जाती है तो चैट जहाँ उसे सबक सिखाने के लिए इतना ज्यादा मारता है कि उसे हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। सुनो, इन दोनों को संभालो। अगर मरे नहीं हैं तो 1 घंटे में घोड़े पर चाहिए मुझे। यस सर। वहीं पॉकी अपनी माँ के पास पहुंचकर रॉब के बारे में बताता है कि उसने उसे यहाँ से दूर करके शहर से दूर एक रिहेब सेंटर के अंदर डाला है। वहीं बेस की लाश गायब है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उसने बेस की लाश एडवर्ड के रैंच में या डटन के रैंच में गाड़ा था तो ब्यूला उसे इसलिए दोषी ठहराती है कि वो एडवर्ड के रैंच को खरीदने में नाकामयाब रहा था, क्योंकि अगर वो इस रैंच को खरीद लेता उन्हें आज ये मुसीबत फेस नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से उसे बेथ की मुलाकात के बारे में बताकर उनके बारे में जहाँ सब कुछ पता लगाने को बोलती है। वहीं वॉकिंग घर से निकलने से पहले उन्हें जहाँ चैट के कारनामे के बारे में बेथ की वाइफ के बारे में भी बताता है। वहीं दूसरी तरफ विटी शेरिफ के पास पहुंचकर जब अपने पति के गायब होने के बारे में बताती है तो मिर्जा उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसकी कंप्लेंट फाइल करने का ऑर्डर देता है। वहीं इसी बीच सिर्फ अजूल के इन्फॉर्म करने की वजह से एक और कॉर्बॉय की तलाश में जहां जेल के बाहर पहुंचकर जैके राया से मिलता है। फिर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद उसे हायर करके अपने रेंच पे ले आकर जहां अजूल से मिलवाता है, जिसके बाद तीनों मिलकर रेंच के काम पे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बेथ एब्रेट को स्लॉटर हाउस के प्रॉब्लम के बारे में बताती है तो एब्रेट जहां अपने दोस्त क्लॉडियो से जहां उसे मिलवाता है, वहीं बेथ 2 हफ्ते के अंदर उनका काम करने के लिए उससे डील कर लेती है। वहीं इधर दूसरी तरफ जब कार्टर अपने स्कूल से बाहर निकलता है तो ओरियाना जहां उसे फिर से टकराते हुए उसकी क्लासेस बंक करवा कर शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए ले जाती है। वहीं कार्टर भी अपना जलवा दिखाते हुए उसे इम्प्रेस करता है, लेकिन जब धीरे धीरे उनकी नजदीक क्या बढ़ने लगती है तो ओरियाना जहाँ अपने आप को संभाल कर उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से कार्टर का दिल जुड़ने के बजाय फिर से टूट जाता है। वहीं जब वो कार्टर को ड्रॉप करके अपने घर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो ब्यूला की पोती है और रॉब विल उसका पिता है। लेकिन ब्यूला से बातचीत करते हुए ये अंदाजा हो जाता है कि उन दोनों की भी कुछ खास बनती नहीं है। वहीं इधर जब वाकई मामले को शांत करने के लिए विट्टी के पास पहुंचकर फेस की सैलरी देकर और भी ज्यादा पैसे देने की कोशिश करता है तो विट्टी जहाँ इस बात से गुस्सा होकर उसे जहाँ शेरिफ के कंप्लेंट के बारे में बताकर उसके पैसे को जहाँ ठोकर मार देती है। वहीं वाकई के वहाँ से जाने के बाद उसे जहाँ अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे रहना उसके और उसके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। इसी वजह से वो जहाँ अपने सामान को पैक करके यहाँ से निकलने का फैसला करती है। वहीं इधर जब रिप कार्टर को मायूस देखता है तो बस समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। देख, तू कुछ मत कर, कुछ मत बोल, बस सुन, यही नियम है। वो कुछ अच्छा बोले तो सुनो, अगर कुछ बुरा बोले तो भी सुनो, और अगर समझ ही ना आए कि वो क्या बक रही है तो भी सुनो।
लेकिन बेथ के आ जाने की वजह से जहाँ उनकी बातचीत बंद हो जाती है, वहीं उसके पूछने पर उसे अंदाजा हो जाता है कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद बेथ जहाँ उन्हें अपने डील के बारे में बताकर एक बियर बार में एब्रेट से मिलने को बोलते हैं तो कार्टर भी उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बेथ उसे ये कहकर मना कर देती है कि अभी तुम बच्चे हो बेबी। जिसके बाद वो लोग जहाँ कार्टर को छोड़कर एब्रेट से मिलने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्यूला बेथ के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए येलोस्टोन की पूरी कहानी को खंगालती है। वहीं रिप वापस आने के बाद जब बेथ की आंख लग जाती है तो वो जहाँ फेस की लाश को फ्रिज से निकाल कर फिर जब रिप सुबह में घर पे आता है तो बेथ जब उसके गायब होने का रीजन पूछती है तो रिप जहाँ उसे सच्चाई ना बताकर उससे झूठ बोलता है कि वो हवा खाने के लिए गया था, क्योंकि वो जानता है कि बेथ यहाँ पर शांतिपूर्ण जिंदगी बिताने की तलाश में आई है। लेकिन अगर वो उसे सच्चाई बता देता है तो वो उसी पल भर में ही उसकी खुशी को छीन लेगा, जो कि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता है। जिसके बाद दोनों जहाँ मिलकर रेंच का काम करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जब उनका काम खत्म हो जाता है तो बेथ जहाँ अपने नए बिजनेस को फैलाने के लिए टेक्सास जाने का फैसला करती है, जिसकी वजह से वो सबसे पहले क्लॉडियो के शॉप पे रुककर फिलिपी या उसके बेटे को गिफ्ट देती है। वहीं बीफ के स्लाइसेस लेकर वहां से निकलने वाली होती है तो क्लॉडियो उसे वार्न करते हुए बताता है कि बड़ी बड़ी फार्म कंपनियां पूरे टेक्सास में फैलकर छोटे छोटे रैंच या फार्म को अपने कब्जे में ले चुकी हैं। तो बेथ जहाँ उससे वादा करती है कि तुम मेरी मदद करो क्लॉडियो, मैं तुम्हारी करूंगी। फिर टेक्सास के एक आलीशान रेस्टोरेंट में पहुंचकर जब एक वेट्रेस को अपने मैनेजर के साथ टिप के लिए बहस करते हुए देखती है तो मामला शांत होने पर वो उसी के पास पहुंचकर जहां एक बेहतरीन स्लाइसेस प्रिपेयर करने की बात करती है। फिर मैनेजर यहाँ जायन से बातचीत करते हुए उसके सामने पेश करवाती है तो उसे जहाँ बीफ का स्लाइसेस पसंद आता है, वहीं उन दोनों की डील हो जाती है। साथ ही जब उसे पता चलता है कि वो एडवर्ड के रेंज को ओन करती है तो वो जहाँ उससे इम्प्रेस होते हुए बताता है कि यहाँ पर टेंट पेटर्स और फ्रंटियर सप्लायर का पूरी तरह से दबदबा है, जिसकी वजह से उसे अपना बिजनेस फैलाना या अपने ख्वाब को पूरा करना मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद डील होने पर जब वो ड्रिंक ले रही होती है तो उसकी मुलाकात जब वाकई से होती है। वहीं जब उससे बातचीत करते हुए पता चलता है कि उसको भी अडॉप्ट किया गया है तो उसे देखकर उसे अपने सौतेले भाई जेमी की याद आती है, क्योंकि बेथ के पिता ने भी उसको गोद लिया था। वहीं दूसरी तरफ जब ब्यूला फॉर्मर शेरिफ के फ्यूनरल में शामिल होती है तो उसकी मुलाकात जहाँ एब्रेट से होती है। वहीं उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब शेरिफ फेड बीच में आकर उसे धमकाते हुए लहजे में फेस के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है तो तुम मुझे जानती हो और मैं तुम्हें, लेकिन अपने घोड़ों और कुत्तों पे लगाम लगा के रखो। ब्यूला जहाँ उसके पीछे कांड के बारे में बताकर उसके गुस्से को जहाँ शांत करती है, साथ ही उसे एहसास दिलाती है कि वो उसी के पैसे से शेरिफ बना है। वहीं इधर दूसरी तरफ ओरियाना जहाँ कार्टर से दोबारा मिलती है, साथ ही एक्सप्लेन करती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के लिए उसे धोखा दे रहा है। फिर उसके रिक्वेस्ट पे जब वो लोग उसके घर पे पहुंचते हैं तो कार्टर जहाँ 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसके ट्रक पे जहाँ पेशाब करता है, वहीं ओरियाना भी जोश में आते हुए जब उसके ट्रक को डैमेज करने लगती है तो लेकिन शेरिफ फेड के पीछा करने की वजह से जहां कार्टर को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है, वहीं शेरिफ फेड वहां पे आकर सबसे पहले जहां ओरियाना को धमकाता है, फिर कार्टर को वार्निंग देता है कि मुझे लगता है तू अच्छा लड़का है, सच में, लेकिन आज के बाद तूने कोई भी गड़बड़ की तो गर्दन दबोच के अंदर फेंक दूंगा। वहीं इन सब के बीच जब सभी लोग काम कर रहे होते हैं तो जेके राय की जहाँ नज़र एक बीमार जानवर पे जाती है, जिसकी वजह से उसके इन्फॉर्म करने पर एब्रेट वहाँ पे आकर जब एग्जामिन करता है तो सभी को पता चलता है कि फुट एंड माउथ की एक लाइलाज बीमारी उनके जानवरों में फैलने लगी है। तो एब्रेट के फोन करने पर टिपचा बीमार हुए जानवरों को अलग करने को बोलता है। वहीं कुछ देर बाद जब वो लोग कुछ सामान लेने के लिए अपने रेंच के घर पे पहुंचते हैं तो एना डुप्रे वहाँ पे आकर जेके राय को खत्म करने की कोशिश करती है। बिल्कुल नहीं। अजूल, अजूल, राइफल नीचे करो।
लेकिन टीप सही टाइम पे वहाँ पे आकर जहाँ मामले को कंट्रोल करता है। वहीं उनकी बातों से पता चलता है कि जेके राय के नशे में होने की वजह से एना ने जहाँ अपनी बेटी, वहीं जेके राय ने अपनी पत्नी को एक एक्सीडेंट के दौरान उसे खो दिया था। जाकिर आया, तुम्हारी ये दुआएं दिखावे की नहीं होनी चाहिए, वरना मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। अब वहीं दूसरी तरफ जहाँ ब्यूला वेस के मामले को बढ़ता हुए देखकर सबसे पहले जहाँ ऑस्टिन से मिलती है, वहीं लौटते समय जब मारियानी को कॉल आता है तो वो उसे फोन करता है कि उसके नए फॉरमैन की वजह से अगर उसके शिपमेंट में देरी होती है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से जब वो विट्नी के घर पे पहुंचते हैं तो घर के अंदर जाने पर जहाँ उसे एहसास हो जाता है कि विट्नी यहाँ से जा चुकी है। वहीं इधर जब कार्टर ओरियाना को अपने घर की सैर कराकर अपने कमरे में ले जाता है तो थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करने के बाद ओरियाना का प्यार या उसकी हवस खुलकर सामने आती है। वहीं इधर जब पेट्रिप को खेतों में देखकर उसके पास पहुंचते हैं तो उसे जहाँ जानवरों की सच्चाई मालूम चलती है, साथ ही ये भी पता चलता है कि ये बीमारी फैलते हुए उनके पूरे जानवरों में फैल चुकी है। फिर सुबह होने पर जहाँ और जानवरों को वो लोग इकट्ठा करते हैं, वही रिप पेट को बताता है कि ये बीमारी सभी जानवरों को उसी जानवर से हुई है जिसको उन्होंने ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन इसकी वजह से उन्हें जहाँ अंदाजा होता है कि उन्हें अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें ना चाहते हुए भी इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सभी जानवरों को खत्म करना पड़ेगा। इसी वजह से जहाँ पे कार्टर को इन सब से दूर रखने का फैसला करके उसके कमरे में पहुंचते हैं तो फिर पहचान रिएक्ट किए बिना जब कार्टर को अपने स्कूल जाने को बोलती है तो ओरियाना को जहाँ की बात अच्छी नहीं लगती है। वहीं जब वो पेट को ये कहती है कि कार्टर को अपने फैसले लेने का खुद हक है, तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी। लेकिन जब पेट को उसके बारे में पता चलता है तो वो जहाँ उसे खुद ही ड्रॉप करने का फैसला करती है, पर रास्ते में जाते वक्त उसे वार्न करती है कि अगर उसने उसके बेटे का दिल तोड़ा या धोखा देने की कोशिश की तो इसे धोखा दिया ना तो हलक में से जान निकाल लूंगी। साथ ही पेट को उसकी बातों से एहसास हो जाता है कि ब्यूला की अपनी पोती से बिल्कुल बनती नहीं है। लेकिन जब ड्रॉप करने के बाद ब्यूला उसे बताती है कि ओरियाना एक उड़ती हुई परी है और बहुत ही जल्द वो उससे बोर होकर दूसरे खिलौने की तलाश में लग जाएगी। तो बेचा उसकी बातें सुनकर उसे भी वार्निंग देती है। हमारी पहली मुलाकात इतनी अच्छी नहीं थी, एक जाम के साथ फिर शुरू करें। मुझे नहीं पीना। रियो पलोमा काफी छोटा शहर है बेथ। वहीं इस हादसे की वजह से ब्यूला ओरियाना को जहाँ अपने पास बुलाकर मिगेल को जहाँ उसके बॉडीगार्ड के रूप में चुनती है, साथ ही उसे फोन करती है कि वो उसके बगैर कहीं पर भी नहीं जा सकती है। इसके लिए पट्टा ले आऊंगी। वहीं इधर कार्टर स्कूल ना जाने का फैसला करके जब काम ढूंढने की कोशिश करता है तो उसकी खोज जहाँ ड्रॉइड के रूप में खत्म होती है, जो कि एक एक्सपीरियंस कॉबॉय होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान है। लेकिन जब कार्टर उसके रेंज में काम कर रहा होता है तो जहाँ उसे फिर से फोन करके ओरियाना के साथ जहाँ मजे करने को बोलती है, वहीं ड्रॉइड उसके काम से इम्प्रेस होते हुए उसके साथ जहाँ ड्रिंक करता है, साथ ही अपने पालतू जानवर जेना से मिलवाता है। वहीं आज का काम खत्म होने पर जब वो उसे कुछ एडवांस देता है तो वो जहाँ ओरियाना को कॉल करके अपनी मीटिंग को फिक्स करता है। लेकिन जब ओरियाना अपने घर से निकलने वाली होती है तो मिगेल के रास्ता रोकने की वजह से उनका पूरा प्लान ठप हो जाता है। वहीं इसी बीच जब एवरेट को टेंट पेडल से इमरजेंसी कॉल आता है तो उसके पहुंचने पर पता चलता है कि ब्यूला ने जानबूझकर उससे मिलने के लिए किसी जानवर की बीमारी का बहाना बनाया था। तो एवरेट को जब इस बात का एहसास होता है तो वो ब्यूला के पास पहुंचकर जहाँ उससे बातचीत करता है। वहीं उनकी बातचीत से पता चलता है कि एवरेट की बेटी की अचानक मौत हो जाने की वजह से वो अभी भी उस हादसे को भूला नहीं है, लेकिन पुरानी बातों को याद करते हुए जब दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं तो एवरेट जहाँ अपने कदम वापस खींच लेता है। वहीं हम उसके जाने के बाद ब्यूला को अपने अकेलेपन से जूझते हुए या टेंट पेटर के चलाने के दबाव को साफ साफ महसूस करते हुए देखते हैं। वहीं कुछ देर बाद जब ब्यूला का सामना वॉकिंग से होता है तो
वो जहाँ उसे बातचीत करते हुए मानती है कि वो इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूरी तरह से थक चुकी है। लेकिन जब वॉकिंग टेंट पेटर को संभालने की बात करता है तो वो जहाँ उसे टेंट पेटर की जिम्मेदारी देने से मना कर देती है। या ये भी हो सकता है कि वो उनका सौतेला बेटा होने की वजह से ये भार उसको देना नहीं चाहती है। साथ ही बाद में ये भी महसूस होता है कि अपनी ये पुरानी विरासत वो अपनी पोती को देना चाहती है। वहीं इसी बीच रीप सभी को जहाँ अपने पास बुलाकर जानवरों को खत्म करने के फैसले के बारे में बताता है, जिसके बाद बेचा को सामान्य लिखने जाती है। वहीं अज़ुल और जेकेराया रीप के कहने पर जहाँ एक गड्ढा खोदते हैं, वे सभी जानवरों को उसके अंदर पैक करके जब सारी तैयारी हो जाती है तो रीप पेट को यहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन पेट उसका साथ ना छोड़ने का फैसला करके उसके साथ खड़े रहने का फैसला करती है। दवाई का मंजर बीतने के बाद जब पेट उस ब्रोकर के बारे में पता करती है तो उन्हें जहाँ पता चलता है कि लैपटॉप के ब्रोकर ने एक गलत रिपोर्ट बनाकर उस जानवर को उन्हें बेचा था, जिसकी वजह से रिप और पेट वहाँ पे पहुंचकर उसके ऊपर जहाँ अपना गुस्सा निकालते हैं। वहीं रिप उसे आखिरी वार्निंग देकर उसे इस शहर को छोड़ने को बोलता है। फिर उसके आशियाने से उसे भगाकर वहीं कार्टर के घर पे आने पर जब उसे पूरी हकीकत मालूम चलती है तो कार्टर जहाँ अपने दुख में शामिल ना करने की वजह से बेथ से जहाँ खुश नहीं होता है, वहीं बेथ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बस उसे सदमे से बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब कार्टर उसे समझाता है कि उसने जानबूझकर उसे अंधेरे में रखा था तो बेथ को जहाँ अपनी गलती का एहसास होता है, वहीं वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी वो ज़्यादा केयर करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है कि उसे एहसास ही नहीं होता है कि वो किसी को बचा रही है या उसको कंट्रोल करने लगी है। लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ कार्टर की नाराजगी उससे दूर नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ रिप एवरेट को इन्फॉर्म करता है कि उसने सारे इन्फेक्टेड जानवर को पूरी तरह से खत्म कर डाला है। फिर अगली सुबह जब उन्हें एहसास होता है कि कोई भी जानवर ना मौजूद होने की वजह से उनका जहाँ पूरा भविष्य अंधकार में डूब चुका है या उन्हें फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, तो रिप को जहाँ एवरेट से बातचीत करते हुए टेंट पेटर के क्राइसिस के बारे में या फोरमैन के खाली जगह के बारे में मालूम चलता है तो वो जहाँ एवरेट की मदद से ब्यूला से मिलकर जब बातचीत करता है तो ब्यूला जहाँ उससे बातचीत करते हुए उसे हायर करने का फैसला करती है। जिसके बाद जब रिप टेंट पेटर के शेल्टर में पहुंचता है तो चैट के ना मालूम होने की वजह से उन दोनों की जहाँ अच्छी शुरुआत नहीं होती है। वहीं जब चैट को एहसास होता है कि उसकी फोरमैन की नौकरी जा चुकी है या वो अपने पोजीशन को खो चुका है तो उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन रिप उसकी बात को इग्नोर करते हुए जहाँ सभी से काम लेते हुए सभी को परखता है या ये जानने की कोशिश करता है कि कितने लोग उसके अंडर में काम करना पसंद करेंगे। लेकिन जब काम के दौरान चैट अपने आदत से बात आते हुए किसी से भिड़ जाता है तो जैसा कि मैंने कहा, अपने घोड़ों को पानी पिलाओ और वापस काम पर लौटो। रिप को जहाँ एहसास हो जाता है कि वो उसे बिना निकाले हुए इस रेंज को डिसिप्लिन में नहीं ला सकता है। इसी वजह से काम खत्म होने के बाद वो जहाँ चैट को निकालने का फैसला करता है, वही चैट इस तरह से निकालने की वजह से जहाँ अपना अपमान समझकर वहाँ से तो गुस्से में निकल जाता है। लेकिन वॉकी के पास जाकर जब मदद मांगने की कोशिश करता है तो वॉकी जहाँ उसकी मदद करने के बजाय उसे समझाता है कि वो रिप को किसी भी कीमत पे नहीं निकालेगा, बल्कि उसे वार्निंग देते हुए बताता है कि अगर वो बिना सोच किए हुए यहाँ से नहीं निकलता है तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
वहीं दूसरी तरफ रीप अपना काम खत्म करके जब ब्यूला से मिलता है तो वो उसे जहाँ बताता है कि उसने चैट को निकाल दिया है, तो ब्यूला उसके इस फैसले को सुनकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ जब चैट अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है तो रॉब वहाँ पे दस्तक देते हुए उससे मिलता है। स्वागत तो करो मेरा। वहीं दूसरी तरफ बेथ को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है कि रीप एक बार फिर से फोरमैन की ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि वो जानती है कि रीप का हमेशा से एक ही सपना रहा है, वो खुद एक रेंज का मालिक बने। लेकिन बेथ उसको इस तरह से काम करते हुए देखकर उसे जहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं वो फैसला करती है कि वो उसके सपने को पूरा करने के लिए उसकी मदद करेगी। फिर टेड पेटल के बारे में रिसर्च करते हुए जब उसे एहसास होता है कि उनका रास्ता ब्यूला से होकर ही गुजरता है तो वो ब्यूला के पास पहुंचकर जहाँ उससे अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करती है। साथ ही दोनों को बातचीत करते हुए ये पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है, या उनकी आदतें, उनका जुनून, उनका घमंड एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती है। जिसके बाद बेथ अपनी सर्विस ऑफर करते हुए पहले जहाँ उसे एहसास दिलाती है कि टेड पेटल कितने कर्जे में डूबा हुआ है, फिर उसे बताती है कि वो किस तरह से उसकी रेंज को या उसके ब्रांड को कर्जे से मुनाफे में ला सकती है। फिर उसके सामने अपना ऑफर रखते हुए बताती है कि वो जहाँ अपनी फीस के रूप में उसके प्रॉफिट से जहाँ 20% हिस्सा लेगी, साथ ही 5 साल बीतने के बाद वो और रीप उसके टेड पेटल को छोड़ देंगे, लेकिन इस दौरान वो कभी भी डटन का नाम यूज नहीं करेगी। आप अभी मुझे नहीं जानती, पर आपके लिए मुझसे ज्यादा कोई नहीं लड़ेगा। मुझे कुछ चाहिए होता है तो पाकर रहती हूँ। तो ब्यूला जहाँ उसकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से उसके ऑफर को जहाँ मान जाती है, वहीं जब घर से निकलते वक्त उसका सामना वाकई से होता है तो उसके पूछने पे ब्यूला उसे जहाँ बता देती है कि उसने उसे हायर किया है। जिस बात को सुनकर वाकई जहाँ उनके पैसे से खुश नहीं होता है। वहीं ब्यूला जब उनके इतिहास के बारे में समझाकर उसे मनाने की कोशिश करती है तो लेकिन माँ, ये आग से खेलने जैसा है, हमें उनके इरादों के बारे में रत्ती भर भी नहीं पता है। रिप और बेथ के पास राज है, और मैंने सीखा है कि राज रखने वाले लोग काम के होते हैं। लेकिन पॉकिन जब उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है तो ब्यूला अपने फैसले को ना बदलने का फैसला करती है। वहीं इसी बीच कार्टर जहाँ स्कूल ना जाने का फैसला करके लॉयड के फार्म पे ही काम करने का फैसला करता है। वहीं ओरियाना भी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन कुछ देर बीतने के बाद मिगेल जब उसे इशारा करता है तो उनके निकलने के बाद जहाँ कार्टर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन रात होने पर जब पुलिस की रेड पड़ती है तो लॉयड जहाँ घबराते हुए उसे यहीं पे रहने को बोलकर जैसे ही अपने तेंदुओं को बचाने के लिए उस तरफ बढ़ता है तो फिर जेल पहुंचकर जब पेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि लॉयड के गलत कामों की वजह से उसकी मौत हुई है तो कार्टर को जहाँ उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। वहीं पेट उसे धमकाते हुए जब ये एहसास दिलाता है कि उसके पास मुंह बंद करने के सिवाय कोई भी ऑप्शन नहीं है तो कार्टर को जहाँ उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं जब वो मायूस होकर घर पर लौट रहा होता है तो ओरियाना रास्ते में उसे रोककर उसको सहारा देने की कोशिश करती है। वहीं इधर जब बेथ रिप के पास पहुंचकर अपने डील के बारे में उसे बताती है तो रिप जहाँ फेस की डेड बॉडी के बारे में या उसके मिलने के बारे में उसे बता देता है। ये पहले क्यों नहीं बताया? शांति के लिए शायद। फिर अगली सुबह जब काम पे जाते समय सभी लोग मिलते हैं तो बेथ जान सभी को बताती है कि उसे जहाँ आने में देर हो जाएगी। वहीं कार्टर भी ओरियाना के फिशिंग प्लान के बारे में बताकर देर से आने की बात करता है। लेकिन जब बेथ फिर से उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो कार्टर जहाँ उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। कार्टर, क्या तुम किसी बारे में बात करना चाहते हो? मुझे स्कूल के लिए निकलना है, आज मैथ्स क्विज है। जिसके बाद रीप टेड पेटल पहुंचकर अपने काम पे लगते हुए नए जानवरों के आने की वजह से जहाँ बीमार जानवरों को उसमें से अलग करवाता है। फिर सभी लोग मिलकर एक एक करके जानवरों के ऊपर टेड पेटल की मोहर लगाते हैं। लेकिन जब ऑस्टिन काम के दौरान जेके राया की टांग खींचते हुए उससे कम्पीट करने की कोशिश करता है या उसे बेहतर बताने की कोशिश करता है तो दोनों जहाँ मिलकर या एक टीम बनाकर पुराने तरीके से इस मसले को सुलझाने का फैसला करते हैं।
6-2। बस तुम गधों की किस्मत अच्छी थी। तुम्हारी बहन की किस्मत भी अच्छी है। लेकिन ऑस्टिन के लाख कोशिश करने के बावजूद भी जेके राय की टीम जहां जीत जाती है, वहीं वॉकिन टेन पेटल के 190 वर्ष गार्ड के लिए जहां एक कॉवबॉय हेड को खरीदता है, वहीं रेंज पे पहुंचकर जब रिप से बातचीत करते हुए उसके साथ एक ड्रिंक पीने की बात करता है तो रिप उसके ऑफर को कबूल करते हुए काम के बाद मिलने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ जब जेट रॉब को भड़काने की कोशिश करता है तो रॉब उसकी बातों में ना आते हुए उसी को गिल्टी फील करवाकर जब उसे समझाता है कि वो एक कमजोर इंसान है जो अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकता है, तो ये बात जहाँ जेट को सीधे दिल पे लगती है। फिर एक आम डीलर से सौदा करते हुए जब रॉब को एक गन पसंद आती है तो वो जहाँ उसी के ऊपर गन तान कर उसी के जहाँ पसीने छुड़ा देता है, वहीं जेट की भी हालत खराब हो जाती है। सब चाहिए मुझे। वहीं दूसरी तरफ जब कार्टर ओरियाना के साथ एंजॉय करते हुए अपने प्यार का इजहार करता है तो ओरियाना उसे ये कहकर टाल देती है कि वो दोनों प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जो बात जहाँ कार्टर को दिल पे लगती है। वहीं मिगेल के कॉल करने की वजह से उनको अपना ट्रिप खत्म करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ब्यूला और बेथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फ्रंटियर के सीईओ या मालिक जेन नेस से मिलते हैं, जो उनसे बातचीत करते हुए जब उनकी बिजनेस डील को ये कहकर टालने लगता है कि उसके पास ऐसे प्रपोजल हर रोज ही आते रहते हैं, तो बेथ जहाँ टेन पेटर के इतिहास को बताकर ब्यूला से जहाँ उसके पढ़ने की कहानी सुनवाती है, वहीं जेन उनकी हिस्ट्री जानकर या 190 साल का इतिहास जानकर उनके साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ब्यूला जब बेथ की काम से इम्प्रेस होती है तो बेथ अपने काम का पूरा क्रेडिट न लेकर तुम एक योद्धा भी हो और एक जंगली फूल भी हो बेथ। उस पर जादू तो आपका चला था ब्योला। वहीं ब्यूला उससे अपनी दिल की बात शेयर करते हुए बताती है कि वॉकिंग के पिता के मौत के बाद उसे ना चाहते हुए भी उसको जहाँ गोद लेना पड़ा था, वहीं रॉब विल के बारे में बताकर जब उसे एहसास दिलाती है कि उन दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी मेल खाती है, तो बेथ जहाँ उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती है। वहीं ब्यूला उसकी हिस्ट्री बताते हुए जब समझाती है कि उसके पिता भी एक ऐतिहासिक रेंज को चलाते थे, वहीं वो भी अपने पिता की विरासत को चला रही है। साथ ही उसके पिता ने भी एक बच्चे को गोद दिया था, वैसे ही उसने भी एक बच्चे को गोद दिया है। फिर जेमी के बारे में बताकर जब उसे जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था या वो अचानक कैसे गायब हुआ है। उसका नाम मेरे लिए अब मायने नहीं रखता। और मैं तुम्हें दोषी भी नहीं मानती। पेचा उसके सवालों से बचने की कोशिश करती है, वहीं उसे एहसास हो जाता है कि उसे उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में वो जितना सोचती है उससे ज्यादा मालूम है। वहीं इधर दूसरी तरफ रॉब जेट को टली करने के बाद जहाँ पूरी तरह से भड़काकर अपने भाई के पीछे जब छोड़ देता है तो जेट पूरी तरह से पागल होते हुए पहले तो वॉकिंग के आने का इंतजार करता है, फिर उसके सामने पहुंचकर अपने गुस्से का इजहार करते हुए मारने की धमकी देकर तुमने कहा था कि इस रेंज को छोड़ने के बस दो ही तरीके हैं, दो रास्ते। हाँ, मुझे गोली मारी साले हरामजादे। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। चल तुझसे जहन्नुम में मिलूंगा। एक और मुसीबत बॉस। रीप उससे बातचीत करते हुए जब उसके हाथों का इलाज करने की बात करता है तो वॉकिंग जहाँ उसके साथ जाने का फैसला करता है। वहीं मिगेल उनके जाने के बाद जेट की लाश को ठिकाने लगाता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद जब रीप अपनी गाड़ी रोककर उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी जमीन पे लाश किसने गाड़ी थी, तो वॉकिंग जहाँ डरते हुए उसे सारी बात बताता है। वहीं रीप से प्रॉमिस करता है कि अगर रॉब विल अपने रिहेब सेंटर से यहाँ पर आ जाता है तो वो उसे खुद अपने रास्ते से हटाएगा। तो रीप जहाँ उसकी इस प्रॉमिस को सुनकर उसका इलाज कराने के लिए जहाँ एवरेट के पास ले जाता है,
फिर कहानी जब ब्यूला के पास में जन्म लेती है तो पता चलता है कि उसके पिता भी ठीक उसी की तरह ही उसके पीछे एक बॉडीगार्ड लगा रखे हैं। वहीं ब्यूला अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हुए एक बियर बार में पहुंचकर जब एक कॉपॉय से मिलती है तो दोनों की नजदीकियां जहाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जब वो लोग मारियानो को धोखा देते हुए वहाँ से पल भर के लिए गायब हो जाते हैं तो वो ब्यूला को ढूंढते हुए जब उसके पास पहुंचता है तो उसके साथ जहाँ जो जबरदस्ती हुई होती है, वही ब्यूला इस बात को ना बताने को कहकर उससे प्रॉमिस लेती है कि वो उसे बताएगी कि वो बुल राइड करते हुए गिर गई थी। लेकिन कुछ दिन या महीने बीतने के बाद जब उसे पता चलता है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो मारियानो के दस्तक देने पर वो उसे जब उसी के घर पे ले जाकर अपने गुस्से का इजहार करते हुए जहाँ उसका काम तमाम करती है। दूसरा जूता मिल गया। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो ब्यूला जहाँ टेम्परेचर के 190 सालगिरह के उपलक्ष्य में अपनी तैयारियों में जहाँ व्यस्त होती है, वहीं रेंचर के पास पहुंचकर क्या काउबॉयज के पास पहुंचकर उन्हें समझाते हुए बताती है कि पिछली बार बवाल हो जाने की वजह से उन्होंने उनका इंतजाम पूरी तरह से अलग तरीके से किया है, जिसकी वजह से वो लोग बेफिक्र होकर अपनी पार्टी में धूम मचा सकते हैं। वहीं ऑस्टिन जब इन सब से दूर जाने की कोशिश करता है तो मिगेल उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो ऐसे मौके पे छोड़ के नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब ओरियाना तैयार होकर ब्यूला के सामने आती है तो वो उसको देखकर भावुक हो जाती है, साथ ही अपने बेटे रॉब को याद करते हुए उसे बताती है कि वो आज इस खूबसूरती को मिस करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बेथ और कार्टर पूरी तरह से तैयार होने के बाद गाड़ियों से ना जाने का फैसला करके पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने का फैसला करते हैं। वहीं इधर जब ब्यूला अपनी स्पीच पे काम कर रही होती है तो या अपनी आखिरी स्पीच पे काम कर रही होती है तो वकील वहाँ पे पहुंचकर जहाँ उनका हालचाल लेता है, वहीं ब्यूला उसे वादा करती है कि वो उसी को टेम्परेचर का वारिस चुनने वाली है। जिसके बाद जब वो बाहर जाकर मेहमानों का स्वागत करने लगती है तो पूरी की पूरी डटन्स फैमिली जहाँ वहाँ पे पहुँचती है, जिसकी वजह से ब्यूला जहाँ उनके आने की स्टाइल की तारीफ करते हुए उनसे मिलने के बाद जहाँ उनका स्वागत करती है। लेकिन जब कार्टर पार्टी में शामिल होते हुए ओरियाना के पास जाकर जब उससे मिलने की कोशिश करता है तो ओरियाना जहाँ अपने दोस्त से मिलवाते हुए उसे सिर्फ जब एक दोस्त बुलाती है तो कार्टर को जहाँ ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। वहीं उसके इग्नोर करने की वजह से कार्टर जब टिंग का सहारा लेने लगता है तो शेरिफ वेड उसके पास पहुंचकर उसे भड़काते हुए समझाते हैं कि वो उसके पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर है। वहीं दूसरी तरफ जब रेंजर की एरिया में दूसरे रेंजर भी जब शामिल होते हैं तो धीरे धीरे जहाँ माहौल गर्म होने लगता है, वहीं उनके बीच बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। लेकिन जब मामला कुछ देर के लिए शांत होता है तो ऑस्टिन जहाँ जेट के गायब होने की वजह से यहाँ टेम्परेचर के हालात को बताकर जब भड़कने लगता है तो मैं एक दोस्त के नाते बोल रहा हूं, तो सबको डुबोएगा ऑस्टिन। वहीं इधर जहाँ ब्यूला और एब्रेट मिलकर एक दूसरे से जहाँ अपने दिल की बात को शेयर करते हैं, वहीं ब्यूला जब जेन का स्वागत करते हुए उससे बातचीत कर रही होती है तो बेथ और रिप भी उसका स्वागत करते हुए यहाँ अपनी बिजनेस डील को पूरी तरह से पक्का करते हुए उसे एक गिफ्ट देते हैं। लेकिन तभी ओरियाना अपने सरप्राइज के बारे में बताकर ब्यूला को जब रॉब से मिलवाती है तो रॉब जहाँ उनकी स्पीच को पढ़कर ये जान चुका होता है कि वो वाकिन को अपना वारिस बनाने वाली है, जिसकी वजह से जब वो भड़कते हुए उन्हें धमकाने लगता है तो ब्यूला रॉब को आईना दिखाते हुए समझाती है कि वो उसकी बुरी आदतों की वजह से उसको अपना वारिस नहीं चुन सकती है। लेकिन रॉब उन्हें समझाता है कि वो टेम्परेचर के इतिहास को नहीं बदल सकती है, यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर का खून ही वारिस बनता है। लेकिन अगर वो इस ट्रेन को तोड़ती हैं तो वो वाकिन को मार डालेगा, क्योंकि वो उन्हीं की परवरिश की वजह से या उन्हीं के सिखाने की वजह से इस अंजाम तक पहुंचा है। वो वही बना है जो वो उसे बनाना चाहती थी। वहीं इधर जब ओरियाना कार्टर के पास पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करती है तो या अपने आप को शांत करने को बोलती है तो उन दोनों की जहाँ उससे बहस हो जाती है, जिसकी वजह से ओरियाना जहाँ उसे और भड़काते हुए हारिसन और मैं साथ सोए थे।
वहीं दूसरी तरफ जब रॉब रिप से मिलकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है तो रिप जहाँ उसकी बातों को सीरियसली ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ कार्टर पूरी तरह से नशे में चूर होकर ओरियाना को ढूंढते हुए जहाँ ब्यूला के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहीं इधर ब्यूला टेन पेटल की 190 साल की विरासत को बताकर जब सभी के सामने रॉब को अपना वारिस घोषित करती है तो सभी लोगों को जहाँ इस फैसले की वजह से झटका लगता है। वहीं फॉकी जब इस फैसले से नाराज होकर वहां से निकल ही रहा होता है कि रॉब वहां पे पहुंचकर उसके गुस्से को और ज्यादा भड़काते हुए जब बताता है कि चैट को उसी ने बेचा था। तुम्हें मुझे खुद मारना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मेरे पास उतने मौके हैं जितने बिल्लियों के पास। वहीं दूसरी तरफ जब चैन इस फैसले की वजह से बिलो को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका यह फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन बिलो जहाँ रॉब का बचाव करते हुए अपने फैसले को जहाँ डिफेंड करती है। वहीं कार्टर जब पूरी तरह से शराब के नशे में चूर होकर उनकी पुश्तैनी विरासत को जब उनके सामने ही तोड़ देता है तो रिप और बेतिया उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। वहीं ब्यूला इस नज़ारे को देखने के बाद जिसके पास जहाँ एयर सपोर्ट के जरिए ब्यूला को जहाँ हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिप अपने गुस्से को काबू करते हुए कार्टर को जब अपने घर पे ले जा रहा होता है तो उसके नशे में धुत होने की वजह से जहाँ उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। यहाँ कार्टर को ना चाहते हुए भी अपने आप को संभाल कर अपने आप को घर पे पहुंचाना पड़ता है। रिप, क्या हम रुक सकते हैं? चुपचाप अपने घोड़े पर बैठे रहो। फिर सुबह होने पर बेथ और रिप एक दूसरे से बातचीत करते हुए एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कार्टर को बिखरने नहीं देंगे। इसी वजह से जब बेथ उसे उठाकर उसे कॉफी टेबल पर मिलने को बोलती है तो कार्टर बेथ से बातचीत करते हुए उसे बता देता है कि उसने स्कूल को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसे उस जगह से नफरत सी होने लगी थी। लेकिन जब बेथ पढ़ाई की अहमियत को समझाने की कोशिश करती है तो कार्टर रिप को सामने लाते हुए जब उसे बताता है कि रिप ने भी पढ़ाई नहीं की है तो बेथ उसे समझाने की कोशिश करती है कि रिप की पोजीशन उससे बहुत ही ज़्यादा अलग थी। लेकिन जब कार्टर बेथ की बात को ना समझकर जब उसे समझाता है कि वो भी उसी की तरह एक काउबॉय बनना चाहता है तो बेथ जहाँ उसकी बात को मानकर जल्द से जल्द तैयार होने को बोलकर उसे बताती है कि काउबॉय को सिरदर्द की वजह से छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन जब टेंट पेटल जाते हुए कार्टर का हैंगओवर खुलकर सामने आता है तो आ जाओ, कम ऑन, अरे आते क्यों नहीं हो? बैठ भी जाओ। हल्का महसूस हो रहा है। जिसके पास जब टेंट पेटर पहुंचकर सभी लोग काम पे निकलते हुए अपनी अपनी सवारी लेकर जब गेट को बंद करने का टाइम आता है तो कार्टर के नशे में होने की वजह से उससे जहाँ गेट ठीक से बंद नहीं होता है। फिर आगे जाने के बाद जब रिप बात बांधने का काम देकर जब नोटिस करता है कि वो अपने ग्लव्स को वहीं पे भूल चुका है तो रिप उसे अपना ग्लव्स देने की कोशिश करता है, पर कार्टर गुस्से में होने की वजह से उसके ग्लव्स को ना लेकर जब बांधने की कोशिश करता है तो रिप जा उसकी हालत देखकर उसको ग्लव्स देता है। वहीं दूसरी तरफ जेकराया, मिगेल और आस्टी दूसरे छोर पे पहुंचकर जानवर को चेक करने के लिए जाते हैं तो पंप का प्लग अलग होने की वजह से जेकराया जहाँ वहीं पे रुककर उसे ठीक करने का फैसला करता है। वहीं दोनों आगे जाकर जब जंगली सूअर को फंसे हुए देखते हैं तो उसको खत्म करने के लिए जैसे ही बंदूक को निकालते हैं। इधर देख हरामजादे। ऑस्ट्री जहाँ जेट की गायब होने की वजह से या और लोगों के गायब होने की वजह से जब दोनों एक दूसरे से बहस करते हुए एक दूसरे को शूट करने वाले होते हैं कि जेके राय वहाँ पे पहुंचकर जहाँ उनके मामले को शांत करने की कोशिश करता है, पर जब दोनों ही उसकी बात को ना मानकर बंदूक नीचे ना करने का फैसला करते हैं तो जेके राय हवा में फायर करते हुए उनके मामले को जहाँ शांत करता है। फिर ग्रुप में शामिल होकर जब जानवरों को अपनी जगह पे लौटाने लगते हैं तो गेट खुलने की वजह से जहाँ जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं अजुल के इशारा करने पर जब कार्टर एक जानवर को रोकने की कोशिश करता है तो
फिर अजुल जब उसे चेक करने की कोशिश करता है तो काटा जहाँ उसके ऊपर गुस्सा निकालते हुए अजुल के ऊपर भड़कने लगता है तो रिप को जहाँ उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं होती है। वहीं काटा रिप से डांट खाने के बाद इस जगह को छोड़ने का फैसला करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ब्यूला के कंडीशन में सुधार आता है तो रॉब जहाँ सभी के पास आकर कंफर्म करता है कि उनको जहाँ हार्ट अटैक आया था, वहीं वो सबसे मिलने से पहले वाकिन और उससे मिलना चाहती है, जिसकी वजह से जब दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो ब्यूला जहाँ उन्हें समझाते हुए अपने गुस्से को शांत करके एक दूसरे से दोस्ती करने को बोलती है। पर दोनों की बातों से ये महसूस हो जाता है कि दोनों ही अपनी दुश्मनी को किसी मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन ब्यूला के कहने की वजह से दोनों जहां अपने गुस्से को उस वक्त तो शांत कर लेते हैं, पर हमें एहसास हो जाता है कि उनके बीच की ये सहमति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जब बेथ उससे मिलने के लिए आती है तो ब्यूला जहाँ कार्टर का सबसे पहले हाल चाल लेती है, वहीं बेथ उससे बातचीत करते हुए उसके फैसले पे सवाल उठाकर उसे रिमाइंड करवाती है कि उसका समझौता उसके साथ हुआ था, लेकिन रॉब को चुनने की वजह से उनके समझौते में एक तरह से दरार आ चुकी है। लेकिन ब्यूला बेथ की बातों से इत्तेफाक न रखते हुए उसे समझाती है कि उसका फैसला पूरी तरह से सही है और रॉब के आ जाने के बावजूद भी उनका समझौता पूरी तरह से कायम रहेगा। इसी वजह से वो उसे कुछ टाइम देकर अपने फैसले पे फिर से विचार करने को बोलती है तो बेचा उसकी बातों से सहमत होती है। वहीं कुछ टाइम बीतने के बाद जब ब्यूला की आंख फिर से खुलती है तो एवरेट जहाँ उसके जागने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं जब वो उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने रॉब को ही क्यों चुना है तो ब्यूला कंफर्म करती है कि रॉब ही उसका असली खून और इस टेंट पैटर्न का असली वारिस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई से प्यार नहीं करती है। जिसके बाद जब एवरेट बातचीत करते हुए अपने प्यार का इजहार करता है तो यह उसके साथ सैर करने की बात करता है तो अगर पता होता कि दिल का दौरा पड़ने से मन बदल जाएगा तुम्हारा तो जल्दी कर लेती। ब्यूला जहाँ उसके ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए दोनों जहाँ चुपके से निकलकर उसके घर पे पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब रिप अजुल को अपने घर पे भेजकर कार्टर से बातचीत करने की कोशिश करता है तो रिप की नसीहत जहाँ उसे कुछ खास पसंद नहीं आती है। वहीं कार्टर के गुस्सा करने पर जब रिप उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो उसे मारना चाहता है, जिसकी वजह से जब कार्टर घर के अंदर जाकर गाड़ी की चाबी लेकर निकलने लगता है तो बेथ उसके पीछे जाते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जब कार्टर का फैसला नहीं बदलता है तो वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि डैड के आखिरी वक्त में तुम मेरे साथ थे। जब तुमने अपने डैड को अलविदा कहा तो मैं साथ थी। हम दोनों ने अपनों को खोया है। शायद किस्मत को हमें साथ लाना था। किस्मत का नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन कार्टर अपना फैसला ना बदलकर उससे गुड बाय करके जहाँ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ऑस्टिन जेकेराया से बातचीत करते हुए ये जानता है कि वो रिप पे पूरी तरह से भरोसा कर सकता है तो वो जेकेराया के थ्रू रिप और बेथ के पास पहुंचकर उन्हें बताता है कि वो जो भी टेंट पैटर के बारे में सोचते हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि फेस जब ये जानने की कोशिश कर रहा था कि बॉर्डर बंद होने के बाद भी वो लोग इतने कैटर्स को कहाँ से लाते हैं तो वो अचानक गायब हो जाता है, क्योंकि फेस को पता चल गया था कि टेंट पैटर का मैक्सिको में एक गिरोह है जो कि बाहर के जानवरों को चोरी करके मैक्सिको बॉर्डर के थ्रू इलीगली फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर यहाँ पे भेजता है। जिसके बाद जहाँ कुछ जानवरों को तो वो खुद रखते हैं, वहीं कुछ जानवरों को ब्रोकर के जरिए अलग अलग ऑक्शन हाउस में भेजते हैं। जिस बात को सुनकर जेके राय को जहाँ अंदाजा हो जाता है कि आखिर उनके रैंच में एक बीमार जानवर कहाँ से पहुंचा था और उसके पीछे कौन है। तो अगला माल कब आ रहा है? 2 दिन में। वहीं दूसरी तरफ जब वॉकिंग शेरिफ वेड के पास पहुंचकर रॉब के गन को सौंपते हुए जब उसे फंसाने की कोशिश करता है तो वेड की लाश पता न होने की वजह से वेड जहाँ उसकी बात को नहीं मानता है। लेकिन तभी कार्टर उसे फोन करके जब मिलने के लिए बुलाता है तो वेड वॉकिंग की गन को रखकर उसे बाहर का रास्ता दिखाता है। जिसके बाद जब कार्टर के पास पहुंचकर उसके बुलाने के रीजन को पूछता है तो कार्टर उससे उसके डिपार्टमेंट में जॉब पाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड उसकी बात में मुस्कुराते हुए उसके सामने डिग्रियां गिनाकर उसे जॉब देने से इनकार कर देता है। वहीं इधर जब वाकई को कोई रास्ता नहीं सूझता है तो वो अपने गुस्से को बाहर निकालकर अपने पिता को कॉल करता है।
फिर 2 दिन बीतने के बाद जब वो लोग शिपमेंट के पास पहुंचकर उसको अनलोड कर रहे होते हैं तो रॉब वहाँ पे पहुंचकर उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन रीप उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसने उसे हाय नहीं किया है, ना ही वो उसकी बात को मानेगा। जिसकी वजह से जब रॉब उसकी बेइज्जती करने के बाद जब बेथ की बेइज्जती करता है तो बेथ को जहाँ उसकी टेली बुक मिल जाती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि उसमें ना सिर्फ कुछ जानवरों को मार्क किया गया है बल्कि मार्क किए हुए जानवरों को डॉक्टर से ऑपरेट करने के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। जिसकी वजह से रीप जब उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो लोग ड्रग की तस्करी कर रहे हैं तो रॉब तो जहाँ अपना मुंह नहीं खोलता है, वहीं रीप को अंदाजा हो जाता है कि उन जानवरों में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी वजह से वो जहाँ सबसे पहले ऑस्टिन को जहाँ कुछ दिनों के लिए छुपने को बोलता है, वहीं मार्क किए हुए जानवरों का नंबर बताकर अपने साथियों से उसे डटर रेंज पहुंचाने को बोलता है। लेकिन इसी बीच रॉब जहाँ अपने आप को संभाल कर अपनी माँ को जहाँ इस बारे में इन्फॉर्म करता है, वहीं एबेट जब उनके रेंज पे पहुंचकर जानवर को कटे हुए जगह से एग्जामिन करता है तो उन्हें उसके अंदर से बहुत सारे फिटानिल के पैकेट या ड्रग के पैकेट मिलते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। इसी वजह से जब रिप को एहसास होता है कि जिनका ये सामान है वो लोग उसे लेने के लिए जरूर आएंगे तो बेथ जहाँ कार्टर को ढूंढने का फैसला करती है। मुझे फोन करो बेटा, ओके? वहीं रीप जैकेराया और अजूर को इस आने वाले खतरे के बारे में बताकर उन्हें इस खेल से बाहर रहने को बोलता है तो वो दोनों मना करते हुए उसका साथ देने का फैसला करते हैं। जिसकी वजह से रीप जहाँ उन्हें सारे कैमरे को चेक करके पूरी तरह से ठीक करने को बोलता है, वहीं दूसरी तरफ एब्रेट ब्यूला के पास पहुंचकर जब उससे जानने की कोशिश करता है तो वो पहले तो उससे इनकार करती है, लेकिन एब्रेट के गुस्सा करने पर ब्यूला उसे सच बताने का फैसला करती है। तुम किस बहुत हुआ ब्योला, मुझसे झूठ मत बोलना तुम। फिर खुलासा करती है कि रॉब के पिता ने ही उसका जहाँ रेप किया था। वहीं कुछ महीनों बाद जब उसे पता चला कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो वो मारियानो की हेल्प लेते हुए उसके घर पहुंचकर उसको मार डाला था। हे भगवान। साथ ही एब्रेट के पूछने पर वो उसे कंफर्म करती है कि रॉब को इस बारे में नहीं पता है। वहीं कहानी पे वापस आते हुए उसे बताती है कि उसके पिता को जब इस बारे में मालूम चला तो वो सारा ब्लेम मारियानो के ऊपर डालना चाहते थे, लेकिन मारियानो उनसे डरकर अपने पति के साथ मेक्सिको चला गया था। लेकिन वहाँ पे कुछ बवाल हो जाने की वजह से जहाँ बाकी की माँ को किसी ने गोली मार दी थी, वहीं उसके पिता के मरने के बाद जब टेड पटेल की हालत खराब हो गई थी तो उसे ना चाहते हुए भी मारियानो की मदद लेनी पड़ी थी। जिसके बाद जब उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इस दलदल से निकलने के लिए ही बेथ और रिप को अपने रैंच में हायर किया था, लेकिन एब्रेड उसकी बातों पे भरोसा न करते हुए या उसके झूठ बोलने की वजह से उसे यहाँ से जाने को बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ जब बेथ को कार्टर कहीं पे भी नहीं मिलता है तो वो जहाँ शेरिफ के पास जाकर कंप्लेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब शेरिफ उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उसकी जान को खतरा है तो बेथ के मना करने पर वो अपना कार्ड देकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। जिसकी वजह से जब बेथ ओरियाना के घर की तरफ रुख करती है तो ओरियाना को जहाँ पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वहीं बेथ उसके पास पहुंचकर जब उससे जानने की कोशिश करती है तो उसे भी उसके बारे में नहीं मालूम होता है या वो उसे बताना पसंद नहीं करती है। जिसके बाद जब बेथ वहाँ से चली जाती है तो ओरियाना जहाँ डॉयट के घर पे पहुंचकर कार्टर का हालचाल लेने के बाद जब बेथ के बारे में बताती है तो कार्टर बेथ को कॉल करता है, लेकिन जब बेथ घर पे आने को बोलती है तो कार्टर जहाँ अभी भी गुस्सा होने की वजह से बेटा प्लीज घर आ जाओ। काटो। वहीं दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही इस शहर को छोड़ देंगे। इसी वजह से ओरियाना जहाँ अपने सामान को पैक करने के लिए घर पे जाती है, वहीं दूसरी तरफ वॉकिंग के इन्फॉर्म करने की वजह से जब मारियानो आकर उसे मिलता है तो वॉकिंग जहाँ उसे यहाँ की सारी बात बताता है, जिसकी वजह से वो ब्यूलो के पास पहुंचकर उससे जहाँ डिमांड करता है कि वो बेथ और रिप को अपने रैंच से जहाँ रुखसत करेगी, साथ ही सबके सामने वॉकिंग को अपना वारिस घोषित करेगी। लेकिन जब ब्यूलो
ब्यूला उसके फैसले से इनकार करती है तो मारियानो जहाँ उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सारे मैटर को अपने हाथ में ले लेगा, जिसकी वजह से ब्यूला जहाँ अपने बेटे को कॉल करके उसे किसी भी मसले में पढ़ने से मना करती है। लेकिन रॉब अपनी माँ की वार्निंग को इग्नोर करते हुए मारियानो को जहाँ कांटेक्ट करता है, फिर उसके पास पहुंचकर उसे बता देता है कि उसके ट्रक बेथ और रिप के पास है। वहीं इसी बीच जब बेथ रिप को बताकर बेला के ऑफिस में घुसकर जहाँ सबसे पहले उसके सेक्रेटरी से फिर अंदर जाकर जब ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे जहाँ अंदर कोई नहीं मिलता है। लेकिन जब कुछ दूर अंदर जाने के बाद जब उसकी मुलाकात टॉमी से होती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गलती कर रहा है। लेकिन जब वो उसकी बात पे गौर ना करके उसे ले जाने की कोशिश करता है तो उनके पार आने पर जहाँ उन्हें पता चलता है कि ब्यूला उनके घर पे आई है। इसी वजह से वो लोग घर पहुंचकर जब उससे बातचीत करते हैं तो ब्यूला जहाँ उसे अपनी सच्चाई बता देती है। वहीं खून खराबा रोकने के लिए जब वो ट्रक मांगती है तो बेथ और रिप उसकी बात से सहमत होते हुए उसे ट्रक दे देते हैं। लेकिन उसके जाने के ठीक बाद ही मारियानो कॉल करके उन्हें धमकाता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किससे उलझ रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मुझे माल से मतलब नहीं रिप व्हीलर, उसे चुराने वालों से है। जिसके पार ड्रॉप से उनका पता जानकर उसे जहाँ घर पे जाने को बोलता है, वहीं अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए उनको खत्म करने का ऑर्डर देता है। साथ ही वॉकी से बातचीत करते हुए रॉब को भी अपने रास्ते से हटाने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब रॉब अपने घर पे जाकर ओरियाना को सामान पैक करते हुए देखता है तो उसे जहाँ इस बात से हैरानी नहीं होती है। वहीं ओरियाना भी उसे छोड़ छाड़ कर निकलने को बोलती है तो जब भेड़िए दरवाजे पर हो तो किसी को तो पहरा देना पड़ता है। जिसके बाद जब अपनी बेटी से अपने गिले शिकवे दूर कर रहा होता है तो वॉकिंग के वहाँ पे दस्तक देने की वजह से वो जहाँ ओरियाना को यहीं पे रहने को कहकर जैसे ही नीचे जाता है वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग अपनी पूरी तैयारी करने के बाद बेथ रिप को बताकर कार्टर को जैसे ही ढूंढने के लिए निकलने वाली होती है कि एवरेट भी जहाँ उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। जिसके बाद बेथ जहाँ उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं अज़ुल को कैमरे देखते हुए जब उनके आने के बारे में पता चलता है तो वो लोग जहाँ पूरी तैयारी करके पहले तो उनके आने का वेट करते हैं। फिर एक एक करके सभी को मारने के बाद जब उनका एक आदमी भागने लगता है तो रिप जहाँ उसका पीछा करते हुए उसे जहाँ जिंदा पकड़ता है। वहीं बेथ जब खाली हाथ लौटती है तो सभी लोग मिलकर उनकी लाशों को ठिकाने लगाने के बाद मारियानो के आदमी से जहाँ पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मारियानो के आदमी ड्वाइट के घर पे पहुंचकर कार्टर को किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद जब मारियानो बेथ को कॉल करके बताता है कि उसका बेटा उसके पास है तो बेथ जब घबरा कर रिप को इस बारे में बताती है तो उन्हें कार्टर से मतलब नहीं, हमसे है। तो हम ही जाएंगे उनके पास। बेथ और रिप के इसी फैसले के साथ जहाँ ये सीजन खत्म हो जाता है, वहीं मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।